हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीवीजी पे आपका स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार के बारे बारे में पढ़ेंगे जो भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक पढ़ेंगे। ठीक। इससे पहले हम पिछले वीडियो में हम पढ़े थे नागरिकता के बारे में, जिसमें से आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। लेकिन इससे पीछे वाले वीडियो में हमने नागरिकता के बारे में बताए थे। नागरिकता कहाँ से लिया गया था? तो नागरिकता लिया गया था ब्रिटेन से। यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है, अतः नैसर्गिक है। तो कहाँ से कब से मिलता है? तो ये जब कोई इंसान पैदा होता है, जन्म होता है, उसी समय इसको फंडामेंटल राइट मिल जाता है। अस्थायी प्रतिबंध, जो अस्थायी रूप से अगर प्रतिबंध लगाना होगा तो इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाना होगा तो अस्थायी रूप से प्रतिबंध कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है। किसी विशेष कारण है ना, किसी विशेष उपबंध में अगर राष्ट्रपति इस मूल अधिकार को अगर निलंबित करना चाहे तो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। निलंबित नहीं होगा कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 20 और 21। जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये कभी निलंबित नहीं होता है किसी भी कंडीशन के अंदर में। किसी भी कंडीशन में ये 20 और 21 आर्टिकल निलंबित नहीं होता है। मूल अधिकार का रक्षक कौन है? तो मूल अधिकार का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हमारे मूल अधिकार को रक्षा करता है। मूल अधिकार कितनी तरह का है? मूल अधिकार छः प्रकार का हमको मिलता है मूल अधिकार। और कौन कौन है मूल अधिकार? तो ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचार। ये 6 प्रकार का हमारे पास क्या है? मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार भी था पहले संविधान में, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। इस 6 मौलिक अधिकार को हम देखेंगे तो कौन-कौन है 6 मौलिक अधिकार? तो समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आर्टिकल कितना से कितना तक है? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। सारे समानता के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, इसमें सभी तरह का स्वतंत्रता की बात करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक है। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया है। और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 32 में। तो चलिए मौलिक अधिकार शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत होता है हमारा मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? तो मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा कौन सा आर्टिकल में है, कौन सा अनुच्छेद में है? तो मूल अधिकार की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण दिया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो अल्पीकरण है। इसमें बहुत सारा इसमें ये दिया गया है, इतना सारा डेफिनेशन, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अल्पीकरण याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? अल्पीकरण। ये इतना सारा स्टेटमेंट नहीं आता है कुछ एग्जाम के अंदर में, डायरेक्ट अल्पीकरण आएगा। अब अभी अनुच्छेद 12 और 13 से कभी क्वेश्चन आया भी नहीं है और कभी आता भी नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं, अनुच्छेद 13 को हम देख लेते हैं एक बार क्या है इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अगर कोई कोई अधिकार, ठीक, कोई दूसरा अधिकार अगर हमारे मौलिक अधिकार को क्या करता है, प्रभावित करता है, तो उस मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। यदि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून अधिकार को असंगत हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर देगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई कानून बनता है, संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उस कानून के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार को अगर हनन हो जाता है, तो उस कानूनी अधिकार को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर देगा? उसको हटा देगा, क्योंकि मौलिक अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 14 के अंदर में आता है समक्ष विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून। कानून के सामने सभी लोग क्या है? समान है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो या सीएम हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? समान है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। कानून के सामने सभी लोग क्या है? बराबर है। यह यूके के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता कौन सा संविधान से लाया गया है? तो यूके के संविधान से लाया गया है। और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण कौन सा संविधान से लाया गया है? तो यूएसए के संविधान से लाया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समानता। जाति या धर्म या लिंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 15 के 3 में क्या दिया गया है? तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध का निर्माण किया जाता है। महिलाओं और बच्चे के लिए एक विशेष प्रकार का उपबंध मिलता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 15 के 3। अनुच्छेद 15 के 4 में क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। सामाजिक या शैक्षणिक पिछड़े, जो शिक्षा के माध्यम से पीछा रह गया है, जो शिक्षा नहीं ले पाया है, उसके लिए क्या है? एक विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन बोले तो नौकरी में सभी लोग का क्या है? समानता है। अगर कोई सरकारी नौकरी आता है या सरकारी वैकेंसी आती है, तो उसमें सभी लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं।
अनुच्छेद 16 में क्या है, समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान कर सकता है। सेम चीज़ के लिए कोई सरकारी नौकरी है तो किसी के लिए थोड़ा स्पेशल कैटेगरी बना सकता है। ठीक, आर्टिकल के ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 के 4। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत। आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। एक साथ बैठने से आप किसी को हटा नहीं सकते हैं। कोई अगर आपके पास कोई नीचे तबके का लोग है तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं, छुआछूत नहीं मान सकते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत से मतलब है कि आप किसी भी तरह का टाइटल नहीं ले सकते हैं। ठीक, पहले प्राचीन काल में क्या होता था, टाइटल लेता था लोग अलग अलग तरह का, तो उस उपाधि का अंत खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति, वाक स्वतंत्रता, सभा प्रदर्शन या संगठन, मुक्त विचरण, निवास आजीविका का अधिकार, वाक स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। हम वाक की स्वतंत्रता है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक, झंडा की स्वतंत्रता है। झंडा की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप प्राइवेट अपने घर पे झंडा फहरा सकते हैं, निजी घर पर भी झंडा फहराने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में है एक अपराध की एक सज़ा। कोई अगर अपराधी करता है तो उसके लिए एक बार में एक ही सज़ा होगा, उसको दोबारा उस अपराध के लिए दूसरी बार सज़ा नहीं हो सकता है। अगर कोई क्राइम कर लिया है तो उसकी जो सज़ा मिलेगी, सज़ा होने के बाद जब वो अपने घर पे आएगा तो दोबारा उस अपराध के लिए दोबारा उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता और दूसरा निजता का अधिकार। मतलब किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं, किसी दूसरे आदमी के, किसी दूसरे व्यक्ति का प्राण या जान नहीं ले सकते हैं, अपना खुद भी प्राण नहीं ले सकते हैं। और निजता का अधिकार से मतलब है कि किसी को आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं। 21 के ए में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 साल के बच्चा जो है उसके लिए क्या है, शिक्षा का अधिकार है। उसको सरकार फ्री में शिक्षा देगी। जैसे सरकारी स्कूल में 10वीं तक फ्री में शिक्षा मिलता है, तो क्या क्या होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत स्वेच्छा से विवाह करने एवं विदेश भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 21 के तहत ही आप अपने स्वेच्छा से आप किसी से शादी कर सकते हैं, किसी से विवाह कर सकते हैं। ये अधिकार कब है, कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है। आप विदेश भ्रमण करते हैं, दूसरे देश में जाते हैं घूमने के लिए, ये अधिकार कौन देता है, तो ये अधिकार देता है अनुच्छेद 21। साथ ही निजता एवं गोपनीय अधिकार को भी सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार में माना है। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई प्राइवेसी है तो वो भी कोई प्राइवेसी कोई दूसरा आदमी नहीं ले सकता है या फिर नहीं देख सकता है। ये प्राइवेसी का भी अधिकार कौन सा अनुच्छेद से मिलता है, तो अनुच्छेद 21 से मिलता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब है कि कोई प्रशासन या कभी अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो उसके लिए कंडीशन दिया जाता है। तो इसमें कितना कंडीशन है, तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण की रक्षा करती है। 3 प्रकार की कंडीशन कौन कौन है, तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट मतलब कारण बताना होगा। अगर कोई प्रशासन आपको अगर अरेस्ट करने के लिए आता है या फिर गिरफ्तारी करने के लिए आता है तो वो सबसे पहले आपको वारंट दिखाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपको गिरफ्तार करके लेकर के चला गया तो 24 घंटे के अंदर में कहाँ प्रस्तुत करेगा, तो वो न्यायालय में लेके जाएगा। ठीक, इसमें ले जाने में अगर 24 घंटे से ज़्यादा समय लगता है तो आने जाने में जो समय लगता है वो समय काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपको लेकर के जाता है न्यायालय, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा लग गया, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया तो वो लाने या फिर ले जाने में का जो समय लगेगा वो समय काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक, तो आप कोर्ट में तो खुद नहीं जा सकते हैं, है ना, वो वहाँ वकालत करने के लिए, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, वकील दिया जाता है। अपनी पसंद का वकील रख सकते हैं। अगर आपके पास अपना वकील नहीं है तो सरकार इसके लिए आपको वकील देगा। ठीक, सरकारी वकील आपको मिलेगा और वही वकालत करेगा। उसके बाद है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम क्या है, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 में किया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो निवारक विरोध अधिनियम। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के तहत अनुच्छेद 22 के 4 में किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देने नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, ठीक, या फिर अपराध करने वाला है, अपराध अगर कर लिया तो उसको तो ये गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपराध करने वाला है तो उस शक के बिना पर उसको क्या किया जाएगा, तो उसको गिरफ्तारी किया जा सकता है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। अगर आपको शक के बिना पर अगर गिरफ्तार की जाती है तो आपको नज़रबंद कर सकती है या फिर आपको 3 महीना तक रख सकता है वो।
नज़रबंद क्या है? किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है, तो उसे नज़रबंद कहते हैं। जब कोई व्यक्ति को अगर इतने उसको गिरफ्तार करके ले ले जाया जाता है, तो उस समय किसी भी समाज से मिलने के लिए उसकी अनुमति नहीं होती है, उसी को हम नज़रबंद कहते हैं। उसको किसी भी रूम में रख कर के, है ना, मोबाइल, टेलीफ़ोन सब चीज़ से दूर कर दिया जाता है, किसी से ना मिलने दिया जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? नज़रबंद। भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम, भारत में अलग-अलग जो निवारक विरोध अधिनियम आया था, वो है। तो पहला कौन-सा निवारक विरोध अधिनियम है? तो पहले विरोध अधिनियम 1950 में आया था। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। ये 1972 में समाप्त कर दिया गया। दूसरा आया था मीसा एक्ट। मीसा एक्ट कब आया? तो 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण 1978 में, ये 1878 लिखा हुआ है, इसको 1978 कर लीजिएगा, तो 1978 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको रासुका बोलते हैं। रासुका कब आया था? तो इसे 1980 में लाया गया था, अभी तक ये लागू है। यह वर्तमान में सबसे सबसे कठोर अधिनियम है। सबसे कठोर अधिनियम है। कौन सा अधिनियम? तो रासुका। ये कब आया? 1980 में। चौथा है टाडा, टाडा एक्ट। इसे 1985 में लाया गया था। आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता है। दुरुपयोग होने के कारण 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। टाडा को कब समाप्त किया गया? तो टाडा को समाप्त किया गया 1995 में, और आया कब? 1985 में। उसके बाद पाँचवा है पोटा एक्ट। पोटा एक्ट क्या है? यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। 2001 में आया था और 2004 में इसको ख़त्म कर दिया गया। कौन सा एक्ट? तो पोटा एक्ट। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में क्या है? बाल श्रम, बेगारी पर प्रतिबंध। अब किसी बच्चे से आप बेगारी नहीं करवा सकते हैं, किसी बच्चे से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद कब है? तो अनुच्छेद 23 में है। ठीक, बाल श्रम, बेगारी पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम बच्चे का खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। जो कोई बच्चा अगर जो काम करने के लिए जाता है, अगर उसका उसका उम्र अगर 14 साल से कम है, तो उसको खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे चिमनी, भट्टी हो गया, बड़े-बड़े इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, उस समय आप 14 साल से कम बच्चे को नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है? तो अंतःकरण, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में क्या है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की, अनुच्छेद 26 में क्या है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता, आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, ठीक, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के लिए धार्मिक कार्य के दान दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगा सकता है। अगर आप किसी धार्मिक कार्य के लिए अगर धन देते हैं, तो उस धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी ये अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में क्या है? सरकारी धन से चलाए गए संस्थान को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी अगर सरकारी पैसे से चल रही है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई सा भी, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक की शिक्षा, रक्षा और संस्कृति का उसको रक्षा देना है। तो कोई अल्पसंख्यक है तो उसकी रक्षा करना है, उसकी शिक्षा को बढ़ावा देना है, उसकी संस्कृति को बढ़ावा देना है। ये अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शिक्षण संस्थान एवं उसका प्रशासन पर नियंत्रण। अनुच्छेद 30 में है कोई अल्पसंख्यक है तो वो अपना धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकता है। जिस तरीके से मदरसा आप देखते होंगे, मदरसा क्या है? जो मदरसा चलता है माइनॉरिटी वाला, तो क्या है? अल्पसंख्यक की धार्मिक शिक्षण संस्थान है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, ठीक, जो खत्म कर दिया गया है। अब इस संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और आर्टिकल अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। इसके लिए रिमार्क दिया गया है यहाँ पे। रिमार्क में क्या है? तो अनुच्छेद 19 के 4 में जो अर्जित संपत्ति की चर्चा है, 19 के 4 में जो है वो कौन सा संपत्ति है? तो अर्जित, मतलब अगर आप खरीदे हुए हैं संपत्ति, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 31 में क्या है? पैतृक संपत्ति की चर्चा है, मतलब आपके जो घर से जो मिला है संपत्ति, उसकी चर्चा है आर्टिकल 31 में। और 19 के 4 में कौन सा संपत्ति है? तो अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति का मतलब अगर जो आप खरीदे हुए हैं उसकी वो संपत्ति की बात की जाती है। दूसरा है मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकते। मूल अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, ना सरकार छीन सकती है, ना कोई जनता छीन सकती है। जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, किंतु सरकार छीन सकती है। कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, लेकिन कौन छीन सकती है? तो सरकार छीन सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार न सरकार छीन सकती है, ना जनता छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया गया था। अनुच्छेद 32, इसके तहत क्या है? तो अनुच्छेद 32 के तहत है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार दिया गया है। तो संवैधानिक उपचार के तहत 5 प्रकार का रीट निकाला जाता है। कितनी तरह का रीट? तो 5 प्रकार का रीट निकाला जाता है। 5 प्रकार का रीट कौन है? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध, और 5वां है उत्प्रेषण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय व्यक्ति स्वतंत्र के लिए जाएगा। मतलब कोई अगर आपकी अगर गिरफ्तारी हो जाती है, तो गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर में वो गिरफ्तारी व्यक्ति को कहाँ लेकर के जाना पड़ेगा, तो न्यायालय में लेकर के जाना पड़ेगा। अगर 24 घंटे के अंदर में अगर नहीं लेकर के जाता है न्यायालय, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब है लापरवाह अधिकारी। लापरवाह अधिकारी का मतलब सिर्फ सरकारी अधिकारी पे लगता है। कोई अधिकारी अगर लापरवाह है, काम नहीं करता है, जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, और टीचर का काम क्या है, पढ़ाना। अगर वो नहीं पढ़ाता है, ठीक, बैठा हुआ रहता है, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो वही है लापरवाह अधिकारी। जैसे कोई काम करवाने के लिए कोई सरकारी ऑफिस में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपकी काम नहीं करके देता है, वो लापरवाह करता है, आ जाओ कल कल आना, परसों आना, इस तरीके से अगर वो लापरवाही करता है, तो उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है, तो आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार का क्या मतलब हुआ। अधिकार परीक्षा का ये मतलब है, अधिकार परीक्षा का ये मतलब होता है सिंपल सा, कि आपके अधिकार में जो चीज़ नहीं है, वो भी काम अगर आप कर रहे हैं, तो उस पर अधिकार परीक्षा का रीट जारी किया जाता है। जैसे कोई स्कूल में चपरासी है, लेकिन क्या कर रहा है, वो स्कूल में क्लास ले रहा है, तो क्लास ले रहा है, तो इसके तहत क्या लगेगा, तो अधिकार परीक्षा लग जाएगा। अगर आप अपील कर देते हैं कोर्ट में, या ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं, तो उसके लिए कौन सा रीट जारी करेगा, तो अधिकार परीक्षा। चौथा है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों न्यायालय के ऊपर लगता है। न्यायालय की कार्यवाही को रोकना, कोई कार्यवाही चल रही है बहुत लंबे समय से, तो उस पर रोक लगाएगी कौन, सुप्रीम कोर्ट। ऊपर वाले कोर्ट नीचे वाले कोर्ट पर लगाता है। उत्प्रेषण ये क्या है, तो अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता पर नियंत्रण। अगर कोई ऐसा केस है जो हाई कोर्ट उस पर बहस कर रही है, लेकिन उसके अधिकार के अंदर में नहीं है, तो उस पर ऊपर वाले जो कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करेगा, उस पर नियंत्रण करेगा। यहाँ पर नोट में है, ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा। अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, मतलब अनुच्छेद 32 को क्या कह के पुकारा है, तो संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को किसके द्वारा कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। लेकिन सिर्फ अगर संविधान का हृदय या फिर आत्मा किसको बोला जाता है, तो प्रस्तावना को बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा आप कहाँ टिक लगाएंगे, तो प्रस्तावना पे टिक लगाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर नाम दे देता है कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जारी करता है। और यही 5 प्रकार के रीट जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कौन सा अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। और हाईकोर्ट कौन सा अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो हाईकोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 33 में क्या है, तो अनुच्छेद 33 में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित करती है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, देश को सुरक्षा प्रदान करना है, इसके तहत संसद ने मीडिया को या फिर जो सुरक्षा बल है, उसके अधिकार को सीमित करके रखता है। अनुच्छेद 34 में क्या है, तो अनुच्छेद 34 में भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। ठीक, किसी भी कंडीशन में अगर सेना का कानून लागू होता है, उसे सेना न्यायालय भी कहा जाता है। तो मतलब कि किसी भी एरिया में सेना का कानून लागू कर सकता है, 34 में कहा गया है। अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि की चर्चा। ठीक, कैसे मूल अधिकार लागू होगा, किस तरीके से लागू होगा, कहाँ लागू होगा, तो सारा का सारा उसकी चर्चा दिया गया है। अब लास्ट में क्या दिया गया है, तो लास्ट में दिया गया मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। मूल अधिकार पहले कितना था, तो मूल अधिकार पहले संविधान में कितना था, 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 6 है। एक को हटा दिया गया, किसको हटा दिया गया है मूल अधिकार से, तो संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा समाप्त होता है ये मूल अधिकार। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग कितने में आता है, तो भाग 4 में आता है। उसका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।